वेल गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन इन x1 बार माइनस x2 बार. ठीक है. तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द मीन. The mean of the sample distribution for the difference between means is denoted by mu x1 bar minus x2 bar and is given as in a mu x1 bar minus x2 bar. This is given by the difference between the two population mean in mu1 minus mu2. ठीक है. If you want to verify it with data तो आप इसको कर सकते हैं. इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा समेशन x1 बार माइनस x2 बार into f of x1 बार माइनस x2 बार. ठीक है. और इसका राइट हैंड साइड बराबर हमारे पास होगा समेशन x1 I is population data or population 1 divided by n1 or minus summation x2 I, this is the second population data, and divided by n2. You can quite easily आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन चाहे आपने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की है विदाउट रिप्लेसमेंट की है, दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा. तो ये होगा बोथ इन केस ऑफ with and without रिप्लेसमेंट. इन दोनों केसेस के लिए फार्मूला हमारे पास. ठीक है. द सेकंड प्रॉपर्टी इज अबाउट द वेरिएंस. तो वो क्या है वो ये देख लें. ठीक है. द वेरिएंस ऑफ द सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 और माइनस x2 बार इज नोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर x1 और माइनस x2 पर n is given by. तो विद रिप्लेसमेंट में ये हमारे पास बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 और प्लस sigma 2 square divided by n2, and this is in sampling with replacement. This is in sampling with replacement. और ये हमारे पास बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार. दिस इज इक्वल टू n1 माइनस n1 divided by n1 minus 1 into sigma 1 square divided by n1 plus n2 minus n2 divided by n2 minus 1, right, and sigma 2 square divided by n2. This is in sampling without replacement. And without replacement. In case of without replacement, आपके पास ये हुआ. अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको क्वाइट इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. फार्मूला थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन मुश्किल कभी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. इस साइड में तो सिर्फ ये तो कांस्टेंट्स हैं सारे n1 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 और 1 और n1. सिर्फ सिग्मा 1 स्क्वायर का फार्मूला लिखना होगा. इस तरह इनटू स्मॉल इनटू कैपिटल इनटू 1 ये भी कांस्टेंट्स हैं और ये इनटू भी कांस्टेंट है. सिर्फ सिग्मा 2 स्क्वायर का फार्मूला लिखना होगा. तो राइट हैंड साइड में तो कोई इशू नहीं है. अलबत्ता लेफ्ट हैंड साइड इसका थोड़ा सा लेंथी है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा समेशन x1 बार माइनस x2 बार square into f of x1 bar minus x2 bar और minus summation x1 bar minus x2 bar into f of x1 bar minus x2 bar
होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड सब सारी चीजें एज इट इज आएंगे, सिर्फ आपका जो है यानी n1 माइनस n1 डिवाइड बाय n1 माइनस 1, ठीक है। और सिग्मा वन स्क्वायर बराबर है समेशन x1 माइनस μ1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय n और डिवाइड बाय n1, ठीक है। और प्लस ये दूसरा n2 एज इट इज, n2 एज इट इज डिवाइड बाय n2 एज इट इज, 1 एज इट इज, और सिग्मा टू स्क्वायर हमारे पास बराबर है समेशन x2 माइनस μ2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 एंड डिवाइड बाय n2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है वेरिफिकेशन के लिए, ये राइट हैंड साइड है। इसमें अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए मैंने वेरिफिकेशन का फार्मूला लिखा है, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो फिर इसमें ये करेक्शन फैक्टर्स नहीं लगेंगे, ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर पॉपुलेशन 1 और ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर पर पॉपुलेशन 2 फिर नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी इसके फार्मूले और इसके फार्मूले ऑलरेडी गिवन है, ये है और आपके पास ये है, ठीक है। तो आप इसको क्वाइट इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है नॉर्मलिटी के हवाले से कि if the populations from which we draw the samples यानी n1 and n2 are normally distributed, then sampling distribution of x1 bar minus x2 bar will also be normally distributed. लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं है तो फिर उसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं, ये है। However, if the populations are not normally distributed, अगर population हमारे पास normally distributed नहीं है तो standard distribution of x1 bar minus x2 bar will be normally distributed if the sample sizes are greater than 30. And 1 is greater than 30 and x2 is greater than 30. And this is the central limit theorem. This is the proposition of the central limit theorem. तो ये हमारे पास central limit theorem, ठीक है। Population normal नहीं है, उससे बनने वाला सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर सैंपल साइज दोनों 30 से ग्रेटर हो, एंड दिस इज द क्लेम ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज गिवन बाय z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे। और इसमें एक बात को याद रखें कि ये जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट विच इज इक्वल टू b1 माइनस μ2, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ले तो यू गेट दी स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले तो यू गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये प्रॉपर्टी 1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका तो रेंज गिवन होगा, ठीक है ना, जिसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे उस रेंज को। ये प्रोबेबिलिटी के लिए ये प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज होती है, ठीक है। तो अब हम इस पे एग्जांपल करते हैं।
हो गया जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। The lifetime of Osaka and Excite batteries are normally distributed with mean 23 and 20 months and standard deviation of 9 and 12 months respectively. A sample of 25 batteries from Osaka and 36 batteries from Excite is taken at random. What is the probability that the difference between their average lifetime for the given sample would exceed 2 months, be less than 5 months, would be in between 4.5 and 2.5 months, less than 2 months and exceeds 4 months? तो ये प्रोबेबिलिटी सारे हमने कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन दो है, एक पॉपुलेशन हमारे पास है ओसाका कंपनी, दूसरा पॉपुलेशन है एक्साइड कंपनी। ठीक है ना। तो ओसाका बैटरीज जितने ओसाका कंपनी जितने बैटरीज प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे पास है पॉपुलेशन वन, और एक्साइड कंपनी जितने बैटरीज प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे का सारा हमारा है पॉपुलेशन टू। तो दोनों से हमने एक से हमने लिया है 25 बैटरीज ओसाका से, और एक्साइड से हमने लिया है 36 बैटरीज। ठीक है। तो इन 25 और 36 बैटरीज के एवरेज लाइफ में जो डिफरेंस है वो 2 मंथ से एक्सीड होगा और लेस देन 5 मंथ होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसका मतलब है कि इसको हम यूं भी लिख सकेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x1 बार, ये एवरेज लाइफ टाइम है ओसाका बैटरीज का जिससे हमने सैंपल लिया है 25 बैटरीज, और माइनस x2 बार, ये हमारे पास है एवरेज लाइफ टाइम है एक्साइड बैटरीज का जिसका हमने सैंपल लिया है 36 बैटरीज। तो ये 25 बैटरीज का एवरेज है, ये 36 बैटरीज का क्या है, एवरेज है। ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जो है क्वेश्चन में है कि इट विल एक्सीड 2 मंथ्स, ये 2 मंथ से एक्सीड कर जाएगा। तो ये मिनिमम लिमिट है। तो कितना एक्सीड कर जाएगा नहीं पता, तो इसको हम प्लस इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है। दूसरे का क्या मतलब है, दूसरे का मतलब ये है कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एवरेजेस, दीज टू सैंपल एवरेज लाइफ टाइम would be less than would be less than would be less than 5 months। ये 5 मंथ से लेस होगा, तो मतलब 5 इज द मैक्सिमम लिमिट। लेस नहीं गिवन, मिनिमम लिमिट नहीं गिवन, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, इसको याद रखें। ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है कि विल बी इन बिटवीन, यानी दोनों का ये जो एवरेज लाइफ टाइम है x1 बार माइनस x2 बार विल बी इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास है 2.5 मंथ्स, मैक्सिमम हमारे पास है 4.5 मंथ्स, राइट। और ये जो है दिस इज इक्वल टू इट विल बी लेस देन 2 मंथ्स, यानी ये जो एयर सैंपल एवरेज लाइफ टाइम में जो डिफरेंस है इट विल बी लेस देन 2 months। So 2 is the maximum limit, the minimum limit will be minus infinity। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x1 bar minus x2 bar, it will exceed it will exceed 4 months। तो कितना एक्सीड, इसका मैक्सिमम लिमिट का नहीं पता, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले क्या करें कि इसको इसी फॉर्म में ले आए जिस तरह मैं ले आया स्टैटिस्टिकली, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं कि यू यूज दी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी अभी हमने पढ़ा है, विच इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर ले और इसको फाइंड आउट कर ले। इसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं म्यू x1 बार minus x2 bar from the property first, this is equal to mu1 minus mu2। ठीक है। mu1 हमारे पास, अगर आप एक साइड पे लें ओसाका लें, ओसाका बैटरीज। ठीक है। दूसरी साइड पे ले क्या लें, एज एक साइड है, एक साइड, राइट। तो ये हमारे पास हो गया एक साइड। इससे हमने सैंपल लिया है इन वन विच इज इक्वल टू 25 बैटरीज। इससे हमने सैंपल लिया है इन टू विच इज इक्वल टू 36 बैटरीज। ठीक है। इसका जो है
एवरेज लाइफ टाइम है पूरे ओसाका कंपनी का। ये बैटरीज का एवरेज लाइफ टाइम हमारे पास है कितना, 23 मंथ्स। एक्साइड का एवरेज लाइफ टाइम है म्यू टू इज इक्वल टू 20 मंथ्स, दिस इज गिवन, ये देख लेना 23 एंड 20। स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है। एस सिग्मा वन हमारे पास है, ये दिस इज 9 मंथ, ये ओसाका का के एवरेज लाइफ टाइम में जो डिस्पर्शन है वो है 9। और सिग्मा टू, इसके लाइफ टाइम में, एक्साइड के लाइफ टाइम में जो डिस्पर्शन आ रहा है वो कितना है, 12 मंथ्स। तो ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। देखिए मी वन हमारे पास 23 है, मी टू हमारे पास है 30। सो क्लियरली दिस इज इक्वल टू 23 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 3। तो एक तो फाइंड आउट हो गया है, ये हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास पॉपुलेशन साइज गिवन नहीं है। तो हम जब स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं या वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं कि आया हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर लगाएं या ना लगाएं। क्योंकि इसमें सैम्पलिंग की बात ही नहीं हुई कि हमने जो सैंपल लिया है 25 और 36, ये हमने विद रिप्लेसमेंट लिया है या विदाउट रिप्लेसमेंट लिया है। तो आपको पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर लगता है, और फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर में हमारे पास पॉपुलेशन साइज मस्ट नोन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पॉपुलेशन साइज N1 और कैपिटल N1 और कैपिटल N2 है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम विद रिप्लेसमेंट वाला प्रोसीजर नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम डायरेक्टली विद रिप्लेसमेंट वाला प्रोसीजर यूज करेंगे। रीजन, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन साइज की बात ही नहीं है। जब सैम्पलिंग मेथड भी गिवन ना हो और पॉपुलेशन साइज की बात भी गिवन ना हो, तो फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और डेप्थ मीन की वेरिएंस के लिए जो विद रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला है जो हमने पढ़ा है, वो लेके वो क्या था, वो हमने वेरिएंस का फार्मूला लिखा था, वो इस तरह था कि सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइड बाय n1 और प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइड बाय n2। लेकिन ये वेरिएंस का था। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, सिग्मा वन सिग्मा टू, तो दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप स्क्वायर रूट लें तो इससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। और अब देखें इसके नोमिनेटर से भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिग्मा वन, लेकिन इसका चूंकि स्क्वायर नहीं है n1 का, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा ये, ठीक है। और प्लस सिग्मा टू डिवाइड बाई n2 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। अब ये आसान है, आप इसमें वैल्यू स्पॉट कर सकते हैं। सिग्मा वन हमारे पास है 9 और n1 हमने लिया है 25 अंडर, ठीक है। और प्लस सिग्मा टू हमारे पास है 12 और इसका इंटू हमारे पास है 36, इसका भी आप रूट लें तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 5 और प्लस 12 डिवाइड बाय 6। ओवरऑल इससे क्या आएगा, ओवरऑल से आएगा, इससे आ जाएगा 3.8, इज 3.8। तो अब देखें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा है, इट विल बिकम, ये किस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा कि z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। b1 माइनस b2 3 के बराबर है, और ये जो हमारे पास है सिग्मा x1 और माइनस x2 बार, ये 3.8 के बराबर है। अब आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इट विल एक्सीड 2 मंथ्स, तो इसको स्टैंडर्डाइज करना है जिस तरह हमने पॉपुलेशन 1 के लिए किया था। अब इस तरफ डबल पॉपुलेशन कैसे, बाकी 100% वही सेम चीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि probability that the difference between the average lifetime will exceed 2। तो हमें ये चीज चाहिए कि probability that x1 बार माइनस x2 बार will exceed 2, 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम लिमिट है प्लस इंफिनिटी। इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे जिस तरह पहले हम स्टैंडर्डाइज करते थे, एक दफ़ा मिनिमम लिमिट, एक दफ़ा मैक्सिमम लिमिट। तो इन दोनों में मिनिमम लिमिट हमारे पास 2 है, तो 2
-3 डिवाइड बाई 3.8। इसकी जगह हमने पहले मिनिमम लिमिट पुट किया है, लेकिन ये लेस वाले साइड पे। और दूसरा अब इसकी जगह मैक्सिमम लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी -3 डिवाइड बाई 3.8। ये बहुत सिंपल है। दिस इज इक्वल टू -1 बाई 3.8 एस लेस देन जी एस लेस देन। इन्फिनिटी में आप कोई चीज़ ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, कोई भी कर लें, ये इन्फिनिटी ही रहती है। या दिस इज इक्वल टू this 0.26 is equal to probability minus 0.26 s less than g s less than plus infinity। तो अगर आप इसके लिए शेप बना लें तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिस इज इक्वल टू, शेप बना लें तो वही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला शेप है। यहाँ सेंटर में 0, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। ये वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस में लिखें -0.26, और ये तो प्लस इन्फिनिटी है तो आपको ये पूरा एरिया चाहिए। ये एरिया सारा आपको चाहिए इंक्लूडिंग दिस, ये शेडेड एरिया आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द शेडेड एरिया डिजायर्ड एरिया। ये हमें पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया हमें चाहिए। तो ये पूरा एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से लेकर ये हाफ लें जो कि 0.5 के बराबर है, हाफ स्टैंडर्ड डिविएशन है, और फिर ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साथ प्लस कर दें। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया हासिल हो जाएगा। तो ये असल में ये जो आया है इसके बराबर है ना, इसके, तो इसलिए हम ये लिखेंगे साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट x1 बार माइनस x2 बार will exceed 2 ones, दिस इज इक्वल टू, जो हम स्टैंडर्डाइज किया तो ये हो गया -0.26 is लेस देन जी इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जीरो टू प्लस इन्फिनिटी प्लस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम -0.26 टू 0। ये तो हमें पता है कि ये हमारे पास 0.5 के बराबर है, और बाकी जो टेबल जो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियसली शेयर किया था उसको हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो देख लें इसको। अच्छा, तो ये टेबल है, देख लें, ये टेबल है हमारे पास। तो 0.2 को, ये चूंकि -0.2 है तो हम इसमें माइनस प्लस को नहीं देखते हैं, बल्कि दिस इज सेंस दिस इज -0.2 -0.26। ठीक है, तो 0.2 को 0.6 के नीचे देखें तो 0.2 हमारे पास है, ये 0.2 नजर आ रहा है ना, और 0 1 2 3 4 5 और 6, तो देखिए 6 हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू ये है 0.1026। ये नजर आ रहा है ना, 0.1026। तो इसको आप लिखें कि दिस इज इक्वल टू 0.1026, और दिस इज इक्वल टू 0.6026, और यू कैन कॉल इट 60% प्रोबेबिलिटी। 60% चांस है कि ओसाका से जो हमने सैंपल लिया है 25 बैटरीज का, और एक्साइटेड जो हमने सैंपल लिया है 36 बैटरीज का, इन सैंपल्स एवरेज लाइफ टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो 2 मंथ से ज्यादा होगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 60%। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट। नाउ टर्निंग टू द सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि इट विल बी लेस देन 5 मंथ्स। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी दैट x1 बार minus x2 bar, it will be less than 5 months।
तो कितना इसका मिनिमम लिमिट नहीं पता, तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी इसका मिनिमम लिमिट हो जाएगा। हमें पता है कि z इज इक्वल टू, z किस चीज के बराबर है, इज z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, और ये 3 था, और ये कितना 3.8 था या कितना था मुझे याद नहीं है, इसको देख लें। यस, दिस इक्वल 3.8, दिस इज 3.8। इसको स्टैंडर्डाइज कर, इस चीज को हमने स्टैंडर्डाइज करना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट x1 बार माइनस x2 बार will be less than 5 months, अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज करें तो प्रोबेबिलिटी दैट, इसमें मिनिमम लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 डिवाइड बाई 3.8, ये हमने मिनिमम लिमिट पहले पुट किया है। एस लेस देन जी, एस लेस देन, मैक्सिमम लिमिट इसमें है 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3.8, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का कुछ नहीं हो सकता तो ये माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन जी, और अगर हम दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3.8, या दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन जी इज लेस देन, इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो दिस इज इक्वल टू 0.52, ठीक है। अगर आप 0.52 के लिए शेप बना लें तो ये हमारे पास है 0 प्लस साइड है, ये हमारे पास है माइनस साइड, ये हमारे पास 0.52 पॉजिटिव वैल्यू है तो 0.52, इससे माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये पूरा एरिया माइनस इन्फिनिटी तक आ रहा है, देख लीजिए, ये पूरा एरिया हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को किस तरह कवर कर लें, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर पहले आप जाएं 0 तक पहुंच जाएं, फिर इसके साथ ऐड कर लें, 0 से स्टार्ट कर लें और आप पहुंच जाएं 0.52 तक। तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 0.5, और प्लस 0.5 को 2 के नीचे देखना है, टेबल एलडीएफ के पास है 0.5 को, 0.5 हमारे पास है ये 0 1 2, 0.1985, 0.1985 is 0.1985, this is equal to 0.6985, this is almost equal to 0.7, and 0.7 is almost equal to 70%। इस बात की 70% चांस है कि दोनों के एवरेज लाइफ टाइम में जो डिफरेंस है वो 5 मंथ से कम होगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 70%। अब स्टार्ट करें थर्ड पार्ट हमारे पास है कि विल बी इन बिटवीन 2.5 एंड 4.5 मंथ्स, ठीक है। ये दोनों के एवरेज लाइफ टाइम में जो डिफरेंस है, पार्ट थर्ड आपका है probability that the difference between the sample average lifetime of the two poultries, it will be from 2.5 months to 4.5 months, ठीक है। हमने इसको स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्डाइज किस तरह करेंगे कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इसमें मिनिमम लिमिट हमारे पास है 2.5 माइनस 3 डिवाइड बाय 3.8 is less than g, ये जो कि मिनिमम लिमिट है is less than, अब मैक्सिमम लिमिट हमारे पास है 4.5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3.8, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट माइनस 0.5 डिवाइड बाई 3.8 is less than g and is less than, this is equal to 1.5 डिवाइड बाई 3.8। अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो इससे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अगेन शेप बनाएंगे तो इसका शेप मुश्किल नहीं है,
वो कौन सा एरिया चाहिए? ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। एक वैल्यू नेगेटिव है 0.13, दिस इज माइनस 0.13। एक पॉजिटिव है 0.39, दिस इज 0.39। आपको इन बिटवीन ये एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया आपको चाहिए। ये जो मैंने शेडेड किया है ये सारा एरिया आपको चाहिए। तो ये एरिया आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ये हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इस एरिया से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया, अगर हम दोनों एरियाज को प्लस करते हैं तो वी गेट द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी माइनस 0.13 से स्टार्ट लें और आप पहुंच जाएं 0 तक, पहुंच गए, प्लस 0 से स्टार्ट लें और आप पहुंच जाएं 0.39 तक। तो ये दोनों वैल्यू अगर आप टेबल में देख लें, 0.1 को 3 के नीचे देख लें और 0.3 को 9 के नीचे देख लें। तो 0.1 को अगर आप, ये है 0.1 3 0 1 2 3, 0.0517, 0.0517, दिस इज इक्वल टू 0.0517 और प्लस 0.3 को 9 के नीचे देख लें, 0.3 हमारे पास ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.1517, 0.1517, so this is equal to 0.1517। so ओवरऑल ऐसे कितना रहा है? This is equal to 0.20, या दिस इज इक्वल टू 20%। इसके 20% चांस है कि दोनों का एवरेज लाइफ 2.5 से कम नहीं होगा मंथ से और 4.5 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज लाइफ टाइम विल बी लेस देन 2 मंथ्स, लेस देन 2 मंथ्स। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। फोर्थ नंबर पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी दैट x1 बार माइनस x2 बार विल बी लेस देन 2 मंथ्स। कितना लेस नहीं पता, तो इसका माइनस इन्फिनिटी है। तो एक दफा मिनिमम लिमिट माइनस इन्फिनिटी -3 डिवाइड बाय 3.8 इज लेस देन जी। अब मैक्सिमम लिमिट है हमारे पास है 2 -3 डिवाइड बाय 3.8। ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये माइनस इन्फिनिटी क्योंकि इसमें एक टर्म माइनस इन्फिनिटी आ चुका है, एंड इज लेस देन जी एंड इज लेस देन -1/3.8। ठीक है। और दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन जी एंड इज लेस देन, ऐसे आता है -0.26। ठीक है। ऑलराइट। तो अगर आप इसका शेप बनाएं तो शेप आप इसका बना सकते हैं। देखिए, इज इक्वल टू 0 प्लस साइड माइनस साइड। तो हमें एरिया चाहिए -0.26 टू माइनस इन्फिनिटी, दिस टाइम हमें ये एरिया चाहिए। तो ये पूरा हाफ लें पूरा, और ये एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये माइनस कर दें। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास यूँ हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट लें और पूरा कवर कर लें 0 तक। तो इसमें ये हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए, ये अनशेडेड एरिया नहीं चाहिए, तो ये माइनस कर दें। माइनस प्रोबेबिलिटी दैट आप -0.26 से स्टार्ट लें और 0 तक जाएं। ठीक है। तो ये चूंकि पूरा हाफ हमारे पास 0.5 के बराबर है, इसे हमने माइनस करना है, 0.2 को 6 के नीचे देखना है। 0.2 को आप 6 के नीचे देख लें, ऑलरेडी एक दफ़ा हम देख भी चुके हैं, इज इक्वल टू 0.1026, 0.1026, 0.1026। ठीक है। तो इससे कितना बन रहा है? इज इक्वल टू 0.3974,
39.74 या दिस इज इक्वल टू 39.74%। चांस है कि दोनों की एवरेज लाइफ टाइम में जो डिफरेंस है वो 2 मंथ से कम होगा। इसका कितना चांस है? ऑलमोस्ट 40%। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि एक्सीड 4 मंथ्स, एक्सीड 4 मंथ्स। तो इसको हम किस तरह करेंगे तो देख लें इसको। फिफ्थ पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी दैट x1 बार माइनस x2 बार विल एक्सीड 4 मंथ्स। तो कितना एक्सीड हो जाएगा? मैक्सिमम लिमिट इसका होगा प्लस इंफिनिटी। तो देखिए इसको स्टैंडर्डाइज कर लें। प्रोबेबिलिटी एक दफ़ा मिनिमम लिमिट हमारे पास है 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3.8 इज लेस देन z और इज लेस देन infinity minus 3 divided by 3.8। ये हो जाएगा probability that 1 over 3.8 is less than z is less than plus infinity। ये हो जाएगा 1 over 3.8, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 0.26। This is equal to probability that 0.26 is less than z is less than plus infinity। तो अगर इसके लिए हम शेप बनाएंगे तो इसका शेप बिल्कुल इसी तरह होगा। ये 0 प्लस साइड माइनस साइड। We need the area from 0.26 to 0.26 to plus infinity। ये एरिया हमें पूरा चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा हाफ लें और ये एक्स्ट्रा एरिया माइनस कर दें तो शेडेड एरिया बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट 0 से हमने स्टार्ट लिया और हमने इसको कवर किया प्लस इन्फिनिटी तक, और हमने माइनस किया एक्स्ट्रा एरिया। एक्स्ट्रा एरिया कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर ये है 0.26 तक। ये हमारे पास बराबर है, ये 0.5 के बराबर है क्योंकि ये हाफ है, हाफ वेरियंस 0.5 के बराबर होता है। और इसको अगर आप देखें तो 0.1026 था या कितना था, इसको हम जब ने देख लिया तो दिस इज इक्वल टू यस 0.1026 हमारे पास है। इसकी वैल्यू है 0.1026। यस, अगर आप अगेन इससे माइनस करते हो, you get 100% the same answer which is equal to 39.74% is equal to 3974, or this is equal to 39.74%. So this is all about the application of the standard normal distribution and the sampling distribution for the difference between sample mean. I hope you got it. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जो नए अपडेट्स हो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें ताकि मैं आपके साथ ये नोट्स PDF फॉर्म में शेयर कर सकूँ।